हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल में। दोस्तों, कल हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था और कुछ बेसिक के बारे में पढ़ा था। यानी पाचन तंत्र के पहला अवतरण यानी मुख्य बारे में जो हमने हमें विस्तार अध्ययन कर लिया था। मुख में कौन कौन से जो पार्ट है वो है, जैसे हो गया हमारा दांत हो गया, जीभ हो गया, येवला हो गया और उसमें हो गया था हमारी लाल ग्रंथि। ये सारे हमने जो कल जो अध्ययन कर लिया था। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग होगी वो होगी दोस्तों ग्रसनी। ग्रसनी यानी ग्रसनी को बोला जाता है फेरिंग्स। ग्रसनी को बोला जाता है फेरिंग्स। अब दोस्तों ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी है ये है कि जैसे कोई एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट कैसे है कि ये जैसे हमारे ये हो गया हमारा माउथ का, जैसे ये हो गया। अब इसमें यह है कि जैसे यहाँ से ये आ गई, एक ये नाक से जो आ रही है हमारी गैसें आ रही है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह ये आ रही है, तो इनका और हमारे भोजन का ये ग्रसनी क्या है? एक कॉमन पॉइंट, कॉमन ऑर्गन या कॉमन पार्ट मान लो। कॉमन पार्ट यानी ये एक कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट किसका है? ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र और हमारे पाचन तंत्र का एक है जो है ये एक कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट यानी दोनों में जो ये काम आने वाला है। अब इसमें दोस्तों हमारा इसके बाद में इसमें एक वो होती है, जैसे यहाँ यह एक ढक्कन होता है जिसको बोला जाता है दोस्तों एपिग्लोटिस या घाटी का ढक्कन। इसको बोला जाता है दोस्तों एपिग्लोटिस या घाटी का ढक्कन बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों ये है कि ऐसा ढक्कन है जो हमारे जो जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जो भोजन नलिका को खोल देता है, और जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास नलिका को जो है खोल देता है। तो ये एक ढक्कन की तरह कार्य करता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है घाटी का ढक्कन। और दोस्तों जब हम देखते हैं कि कभी कभी बार जब हम भोजन है जो तेज गति से करते हैं, जब हम भोजन करते हैं जो तेज गति से करते हैं, तो उसी समय जो हमारा जो खाना है जो श्वास नली में चला जाता है। जैसे ये हो गया दोस्तों हमारी भोजन नलिका, ये हो गई भोजन नलिका, और ये हमारी श्वास नलिका या इसको बोला जाता है ग्रसिका। अब दोस्तों ये है कि जब हम जो भोजन कर रहे हैं तो उस समय जब हमें खांसी आ गई या हम जो तेजी से कर रहे हैं, तो दोस्तों ये भोजन यहाँ से इस भोजन नलिका में आकर क्या आकर श्वास नली में आ जाता है। तो ये दोस्तों होगी जैसे हमारी हो गई यह श्वास नली होगी। तो श्वास नली से यहाँ से हमारा हो गया फेफड़े जुड़े हुए हो गए, ये हमारे दोनों फेफड़े हो गए, और फेफड़ों नीचे हो गया वो हो गया डायफ्राम। क्या हो गया? डायफ्राम। अब क्या दोस्तों जो ये भोजन है जब श्वास नली में आ जाता है, तो हमारा क्या करता है? ब्रेन है जो मस्तिष्क है वो क्या करता है? फेफड़ों को संदेश देता है कि एक संदिग्ध पार्टिकल है वो हमारे इसमें आ गया है, हमारी सीमा में आ गया। यानी जो भोजन है वो भोजन नलिका में जाना चाहिए, लेकिन वो श्वास नलिका में आ गया। तो क्या करेगा? हमारा वो ब्रेन है वो फेफड़ों को संदेश देगा। तो फेफड़े क्या क्या कहेंगे कि मेरा ये काम नहीं है, तो ब्रेन क्या डायफ्राम को संदेश देगा कि ये भोजन का पार्टिकल है वो हमारी श्वास नली में आ गया है। तो डायफ्राम क्या करेंगे? तेजी से गति करेंगे। तेजी से गति करेंगे तो हमें क्या होगी? हिचकियां आएगी। क्या होगी दोस्तों? हिचकियां आएगी। हिचकियां को बोला जाता है हिकअप, यानी हिचकियां आएगी। तो हिचकियां आएगी कुछ समय बाद में, और उस समय हम क्या करते हैं? जो पानी वगैरह पी लेते हैं तो क्या है? वो पार्टिकल एक बार वापिस चला जाता है, यानी जो आगे चला जाता है। तो दोस्तों ये होगी ग्रसिका ग्रसनी के बारे में। और आगे हम पढ़ेंगे ग्रसनी का बाद में आता है जैसे ग्रसनी को बोला जाता है फेरिंग्स, इसको फेरिंग्स बोला जाता है। और ग्रसिका को बोला जाता है इसोफेगस।
इसोफेगस। अब इनके बाद में जाता है दोस्तों हमारा भोजन जाता है, वो जाता है आमाशय में। आमाशय में, आमाशय को बोला जाता है, वो बोला जाता है स्टमक। स्टमक है बोला जाता है। आमाशय में दोस्तों, आमाशय में भोजन का क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारे हम अभी इसमें देख लेंगे। तो दोस्तों आमाशय में है जो हमारा भोजन आता है। तो दोस्तों एक बार आमाशय का, ये हो गया हमारा आमाशय का इस प्रकार से डायग्राम है, और इस प्रकार का डायग्राम है। और इसमें ये पार्ट है जो उसको कहा जाता है फंडस, इसको कहा जाता है फंडस, और इसको कहा जाता है पाइलोरिक। पाइलोरिक। और इसमें क्या है दोस्तों, अब अग्नाशय सॉरी आमाशय में, तो आमाशय में है कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो दोस्तों आमाशय में पाई जाती है, वो पाई जाती है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, यानी जिसको बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है। अब दोस्तों जठर ग्रंथियां, अब जठर ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? वो निकलता है जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियों से निकलता है हमारा जठर रस। और जठर रस में हमारा क्या क्या पाया जाता है? जठर रस में होता है एक तो और पाया जाता है HCl, यानी इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक। HCl क्या करता है? ये हमारे भोजन को करता है, वो अम्लीय माध्यम में करता है। और HCl एक तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम। और HCl का कार्य है, यह है जो भोजन के साथ जो आए सूक्ष्म जीव है, भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीव है, उनको नष्ट कर देता है। भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। ये क्या करता है? HCl का कार्य है। HCl एक तो भोजन को है वो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और जो मुख से आए हमारे भोजन के साथ है वो उनको सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। दूसरा है जो जठर रस में पाया जाता है, वो पाया जाता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। अब दोस्तों पेप्सिनोजन का कार्य है कि ये इनएक्टिव यानी निष्क्रिय पेप्सिन को पेप्सिनोजन में निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। सक्रिय पेप्सिन में। दोस्तों पेप्सिन है, तो पेप्सिन का कार्य है कि यह हमारे प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन है वो क्या करता है? हमारी प्रोटीन का पाचन करता है। अब दोस्तों आगे है कि और जठर रस में क्या 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 होते हैं? तो जठर रस से और निकलता है हमारा, एक निकलता है श्लेष्मा। श्लेष्मा का कार्य क्या है? अब दोस्तों जो HCl है ये एक अति सांद्र अम्ल है, जो जैसे ये हमारी स्किन पर गिर गया तो हमारी स्किन को जला सकता है, यानी ये अति सांद्र अम्ल है, यानी ये बहुत ही खतरनाक है, यानी जो हमारी स्किन को जला सकता है। अब हम ये सोचते हैं कि जब इतना खतरनाक है तो हमारी जो अंदर की जो थैलियां ग्रंथियां इन सारों को वो कैसे सहन करता है? तो दोस्तों ये होता है हमारी, जैसे ये हो गई आमाशय की झिल्ली। अब आमाशय में जो झिल्ली है, अब इनको वो HCl नष्ट कर सकता है, लेकिन इस आमाशय की झिल्ली में पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है श्लेष्मा। क्या पाया जाता है? श्लेष्मा, यानी आमाशय की झिल्ली में वो पाया जाता है श्लेष्मा। अब ये श्लेष्मा क्या करता है? जो HCl से है, HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक है, जो चारों ओर है वो क्या है? श्लेष्मा की झिल्ली आ जाती है, यानी जो श्लेष्मा की झिल्ली है सॉरी HCl है वो हमारे आमाशय की झिल्ली को वो इसको नष्ट नहीं कर सकता, यानी आमाशय की झिल्ली को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों हमारे ये जो आमाशय की झिल्ली है इसमें पाया जाता है श्लेष्मा। और एक जठर रस में एक और पाया जाता है, वो पाया जाता है रेनिन। एक होता है रेनिन। अब रेनिन का कार्य क्या है? तो जो माँ के दूध से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, जो बच्चों को अपने माँ से जो प्रोटीन प्राप्त होती है, यानी दूध में प्रोटीन पाई जाती है,
वो इनका पाचन करता है, वो कहता है रेनिन एंजाइम। यानी रेनिन एंजाइम वो जो माँ के दूध में जो प्रोटीन होती है इसका पाचन करता है रेनिन एंजाइम। ये हो गया दोस्तों इनके बारे में। अब है दोस्तों आगे देखते हैं कि आमाशय, आमाशय में जो ये पार्ट है इसको कहा जाता है फंडस, और ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है कार्डियक, और ये क्या रहता है पाइलोरिक। ये तीन पार्ट होते हैं। अब दोस्तों जो ये क्वेश्चन इससे बनता है कि जब आमाशय में, जब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो पहले पहले काम रहता है तो हमारे कार्डियक क्षेत्र में, कार्डियक क्षेत्र में, फिर फंडस में, यानी जो भोजन रुकता है वो वहाँ का क्षेत्र कहलाता है फंडस, और एक अंतिम पार्ट है वो पाइलोरिक। ये तीन पार्ट होते हैं आमाशय के। अब दोस्तों आमाशय में सर्वाधिक पाचन, आमाशय में सर्वाधिक पाचन वो होता है प्रोटीन का, सर्वाधिक पाचन होता है वो होता है सर्वाधिक पाचन प्रोटीन का, और प्रोटीन का वो आंशिक पाचन है वो कौन करता है, वो करता है प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। अब दोस्तों इसमें हमने जो पीछे ये देखा कि जो जठर रस में पाए जाते हैं हमारे एचसीएल, पेप्सिनोजन और रेनिन, जो ये क्या है हमारे जठर रस में पाए जाते हैं। और एचसीएल एक अति सांद्र अम्ल है जिसको श्लेष्मा झिल्ली है वो, जैसे श्लेष्मा झिल्ली का कार्य है वो एचसीएल से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अब दोस्तों आगे ये बनता है कि जो होता है हमारे एसिडिटी, यानी जो अम्लता वो कैसे होती है, तो इनको देख लेते हैं। अम्लता या एसिडिटी, जो अभी कभी कभी बार हम सुनते हैं कि एसिडिटी, जो एसिडिटी हो गई तो ये क्या होती है, तो दोस्तों ये हो गई, जैसे ये संरचना हमारी हो गई आमाशय, ये संरचना हो गई हमारे आमाशय। अब आमाशय में क्या है, जब कभी जैसे भोजन है वो अनियमित टाइम पर करते हैं, जैसे अभी सुबह हमेशा रोज भोजन है वो करते हैं 9 बजे, सुबह 9 बजे, अब आज है वो 2 बजे तक खाना खाया ही नहीं, तब क्या होता है दोस्तों हमारे शरीर से वो रोजाना 9 बजे वो क्या है एचसीएल निकलता है, जो इसका फिक्स टाइम, जो जैसे हमें रोजाना 9 बजे भूख लगती है तो उसी समय क्या है कि वो एचसीएल निकलता है। तो एचसीएल क्या है कि आज हमेशा क्या है हमारे जो आमाशय में भोजन आ जाता है, तो भोजन आ जाता है तो हमें एचसीएल क्या करता है तो भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। बट आज है वो भोजन नहीं आया तो ये क्या करेगा, जो ये एचसीएल वो ज्यादा निकलेगा, तो एचसीएल ज्यादा होकर ये श्लेष्मा को पार करके जो हमारे आमाशय की झिल्ली को टच करता है, तो आमाशय की झिल्ली को टच थोड़ा बहुत टच करता है तो तब क्या होता है हमारे पेट में क्या होती है जलन होती है। जलन जब कभी भी हमारे देखते हैं कि जब हमारे भोजन हमारे आमाशय में जो जलन होने लगती है तो इसका कारण यही है जो एसिडिटी यानी अम्लता। अब इसमें एसिडिटी होने के कई कारण हैं, जैसे अनियमित समय पर भोजन करने पर, अनियमित समय पर, जैसे हम एक सही समय पर भोजन नहीं करके तो अनियमित टाइम पर, जैसे हम हमेशा भोजन करते हैं जैसे सुबह 8 बजे 9 बजे, बट आज हम 1-2 बजे तक भोजन किए नहीं, तब क्या होगा जो हमारे शरीर से एचसीएल है वो एक सही तरह नियमित समय पर निकलेगा। जैसे सुबह 9 बजे हमेशा खाना खाते हैं तो उसी समय वो एचसीएल हमारा रिलीज होगा, तो एचसीएल रिलीज होगा तो एचसीएल है वो आमाशय में ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे वो क्या है कि आमाशय की झिल्ली को वो क्या टच करेगा, तो जिससे हमें हमारे जो पेट में है वो क्या है जलन होगी। एक तो हो जाएगा अनियमित टाइम, एक क्या है दोस्तों जो हम चिकन खाते हैं, चिकन का चबाना, ये क्या होता है दोस्तों जब हम जैसे हम भोजन लेते हैं, मुंह में भोजन लेते हैं, तो मुंह में भोजन लेते हैं तो हमारे आमाशय की जो जठर ग्रंथियां वो क्या है एक्टिव हो जाती है कि ये सोचती है कि जो हमारे जो शरीर में वो क्या है भोजन आ रहा है, तो उस समय क्या है कि वो जठर ग्रंथियां वो क्या है जठर रस निकालना शुरू कर देती है। तो तब क्या करता है जब हम जो च्युइंगम खाते हैं तो उसी समय क्या है कि ये जठर रस निकलना स्टार्ट हो जाएगा, आमाशय ये सोचेगा कि भोजन आ रहा है, तो ये क्या है अम्लता का कारण होता है। और ये क्या है कि ज्यादा भोजन लेना या ज्यादा
चटपटा भोजन लेना या तीखा तीखा भोजन लेना, ज्यादा तीखा भोजन लेना। जब हम ज्यादा तीखा भोजन लेते हैं तो उस समय भी हमें एसिडिटी हो जाती है। पर दोस्तों एसिडिटी इसको कम करने के लिए कुछ जैसे जो हम एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इंदो लेते हैं। तो भी एड देखा होगा कि एसिडिटी को खत्म करें मात्र 6 सेकंड में। तो दोस्तों ये है एसिडिटी को दूर कैसे करता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब क्या है एसिडिटी, यानी इनो में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल्ड वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको बोला जाता है सिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये क्या करता है, ये हो गया दोस्तों हमारा अम्ल और ये हो गया क्षार। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है, एक जो अम्ल और क्षार मिलता है तो इससे क्या बनता है, एक हमारा बनता है सोल्ट बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और प्लस जल आउट हो जाता है। तो ये इसे क्या है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड यानी जो है अब एक सॉल्ट बन जाता है। तो ये क्या करता है हमारे अम्लता को है दूर कर देता है। ये दोस्तों हमारे हो गए अमाशय के बारे में। और अगला पॉइंट हमारा होगा वो होगा, अगला है हमारा छोटी आंत को बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत से है सॉरी आमाशय से भोजन आता है वो आता है छोटी आंत में। अब दोस्तों कभी कभी हमारे ये भी क्वेश्चन होता होगा कि हमें डकार क्यों आती है। दोस्तों ये होता है कि जब हमारे आमाशय में भोजन रुकता है और रुकता है 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के लिए भोजन क्या है हमारे आमाशय में रुकता है। आमाशय से भोजन आता है जो आता है जो हमारी छोटी आंत में आता है। तो क्या होता है जो हमारे जो आमाशय के 3 पार्ट थे वो थे कार्डियक, फंडस और पाइलोरी। जब क्या है जो जब 3 से 4 घंटे हो जाते हैं तो हमारे क्या आमाशय का वो पाइलोरी द्वार खुलता है। तो पाइलोरी द्वार खुलता है उसी समय क्या है हमें जो डकार आती है। तो ये हो गया। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि छोटी आंत, यानी अगला अंग है वो छोटी आंत। अब छोटी आंत में दोस्तों हमारे भोजन का है वो सर्वाधिक पाचन है वो क्या होता है छोटी आंत में होता है। यानी जो हमारे भोजन का है वो सर्वाधिक पाचन है छोटी आंत में होता है। जैसे पहले देते हैं कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है स्टार्च, यानी इसका पाचन है वो आंशिक पाचन कहाँ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का आंशिक पाचन होता है वो होता है हमारे मुंह में। ये किसके द्वारा होता है, ये लार के द्वारा। लार से क्या वो निकलता है टाइलिन एंजाइम, लार से निकलता है टाइलिन एंजाइम। यानी जो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन तो हो जाता है हमारे मुख में। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का जो सर्वाधिक पाचन है वो कहाँ होता है। तो जो सर्वाधिक पाचन होगा दोस्तों हमारे मुख में, और मुख में होता है वो टाइलिन एंजाइम द्वारा होता है। और ये टाइलिन एंजाइम इसको बदल देता है, वो बदल देता है ग्लूकोज में, इसको बदल देता है ग्लूकोज में। फिर क्या है कि हमारे भोजन आता है उसका कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का पाचन वो होता है हमारे छोटी आंत में। तो छोटी आंत से एक एंजाइम निकलता है, ये क्या बदलता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में जो ये निकलता है यहां से निकलता है अमाइलेज एंजाइम। और अमाइलेज एंजाइम इसको बदल देता है, वो बदल देता है कार्बोहाइड्रेट को बदलता है ग्लाइकोजन में। और अगला है दोस्तों हमारा ये है कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन। अब प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है वो हमारा होता है पेट में, यानी आमाशय या स्टमक में। और ये होता है पेप्सिन एंजाइम द्वारा ये इसका आंशिक पाचन होता है। और ये बदलता है पेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदल देता है। और जब हमारे छोटी आंत से निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम। और ट्रिप्सिन एंजाइम इसको बदलता है एमिनो अम्ल में। यानी क्वेश्चन ये बन सकता है
कि हमारे प्रोटीन यानी हमारे प्रोटीन की एकलक इकाई है वो क्या कहलाती है। तो हमारे प्रोटीन की एकलक इकाई कहलाती है वो कहलाती है एमिनो एसिड, यानी प्रोटीन की एकलक इकाई कहलाती है एमिनो एसिड। अगला है दोस्तों हमारा फैट या वसा। फैट या वसा, तो इसका आंशिक पाचन वो होता है हमारे लिवर से निकलता है, वो निकलता है वसीय अम्ल। वसीय अम्ल निकलता है हमारे लिवर से निकलता है, वो निकलता है पित्रस। पित्रस और पित्रस बदलता है, उसको बदलता है वसीय अम्ल में। पित्रस इसको बदल देता है वसीय अम्ल में। और फिर उसके उसके बाद में यहाँ से छोटे आंत से निकलता है, वो निकलता है हमारा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम में निकलता है और इसका कंप्लीट पाचन तो वो कहलाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या कहता है दोस्तों? ग्लिसरॉल। अब दोस्तों हमारे छोटे आंत, तो छोटे आंत के दो दो होती है पाचक ग्रंथि, यानी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी दो पाचक ग्रंथियां होती है। वो कौन कौन सी होती है? वो होती है, एक तो होती है लीवर यानी इसको कहा जाता है यकृत, और एक दूसरी होती है वो होती है अग्नाशय। अग्नाशय ये क्या है? दो हमारी पाचक ग्रंथियां हैं, दो छोटे आंत में होती है। अब दोस्तों ये होती जो लीवर है, तो लीवर से हमारा जो लीवर पाचन करता है वो करता है फैट का यानी वसा का। वसा का पाचन होता है लीवर, यानी लीवर से जो दो प्रकार के वो क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम निकलते हैं, वर्णक निकलते हैं। इनको कहा जाता है बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो है वर्णक निकलते हैं। तो ये क्या है हमारी इसका, जैसे यकृत, ये हो गया यकृत, तो यकृत से दो वर्णक निकलते हैं। यकृत एक तो वर्णक निकलते हैं और एक निकलते हैं लवण, लवक या लवण। ये लवण क्या करते हैं? ये करते हैं हमारे वसा का पाचन, या इसको कहा जाता है पायसीकरण। पायसीकरण क्या होता है? ये हमारी वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तन। ये क्या करता है? हमारा जो यकृत में जो पाया जाता है लवण, वो क्या करता है? हमारा वसा का पाचन करता है। और हमारे यकृत में दो प्रकार के वर्णक भी पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन हो जाएगा और एक दूसरा है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन क्या है? जो इसके कारण है वो जो इसका रंग होता है वो पीला, और ये निकलता है हरा रंग देता है। जब हमारे यकृत से क्या बिलीरुबिन वर्णक, जब हमारे यकृत से बिलीरुबिन वर्णक है वो क्या है? ज्यादा रिलीज हो जाता है। जब ये बिलीरुबिन वर्णक ज्यादा रिलीज हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारे ये क्या है? पीले वर्णक का है वो क्या स्राव करता है, जिससे हमारे शरीर, हमारे आंखें, हमारी स्किन क्या है तो सारी पीली पड़ जाती है और पीलिया रोग हो जाता है। दोस्तों ये हो गई यकृत। अब यकृत, अगला है अग्नाशय। तो अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस। अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस से क्या है? 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये क्या है? हमारे अग्नाशय से रस निकलते हैं, यानी अग्नाशय में 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये 3 प्रकार के एंजाइम जो पाए जाते हैं। अब अग्नाशय को क्या बोला जाता है? अग्नाशय रस को बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इनका आंशिक पाचन, जैसे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन हो जाता है हमारे मुख में,
मुख में हो जाता है। और जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का आंशिक पाचन हमारे हो जाता है आमाशय में, और वसा का आंशिक पाचन करें तो हमारे ये इसी यहीं पर ही होता है, यानी छोटे आंत से निकलता है, वो निकलता है यकृत। यकृत से निकलता है हमारा ये, तो इसका यकृत से निकलता है हमारा, निकलता है सॉरी पितरस निकलता है यकृत से। तो यहाँ पर क्या है हमारे इस इनका सारा है जो आपका जो आंशिक पाचन हो जाता है। बट पूर्ण रूप से पाचन है वो क्या होता है, वो होता है छोटी आंत में। तो इसलिए हमारे छोटी आंत से जो अमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलते हैं वो निकलते हैं अग्नाशय रस से। तो इसलिए अग्नाशय रस को क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया जो छोटी आंत के बारे में हो गया। अब दोस्तों अगला पॉइंट होगा हमारा, वो होगा बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में देखेंगे और छोटी आंत में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे छोटी आंत में क्या है हमारे जो छोटी आंत के भाग देख लेते हैं अपने, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे छोटी आंत के प्रकार, यानी छोटी आंत वो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। जैसे ये हो गया हमारा छोटी आंत का, जैसे चित्र बना लेते हैं एक बार। ये हो गया हमारे छोटी आंत का, जैसे ये हो गया चित्र हो गया। तो छोटी आंत के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, एक तो होता है ड्यूडेनम, और एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम। ये क्या है, 3 हमारे छोटी आंत के प्रकार होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 प्रकार हो गए। अब दोस्तों इनमें ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे हमारे जो यकृत और अग्नाशय है वो अपना रस वो कहाँ छोड़ते हैं, तो ये छोड़ते हैं हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में। जैसे ये हो गया हमारा, इधर हो गया यकृत जुड़ा होता है, और इधर होता है हमारा अग्नाशय। ये हो गया अग्नाशय और ये हो गया हमारा यकृत। अब यकृत और अग्नाशय है वो अपना रस है वो छोड़ते हैं ड्यूडेनम भाग में, यानी यहाँ छोड़ते हैं, ड्यूडेनम भाग में छोड़ते हैं। अब यकृत कौन सा छोड़ता है, यकृत यहाँ छोड़ता है पित्तरस। अब दोस्तों पित्तरस या इसको बोला जाता है बाइल जूस। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बाइल जूस है वो किसमें, जो बाइल जूस है वो कौन रिलीज करता है, तो बाइल जूस रिलीज करता है वो हमारा करता है यकृत है, बाइल जूस को रिलीज करता है, यानी स्राव करता है वो यकृत करता है। और जब बाइल जूस है वो ज्यादा स्टोर हो जाता है, ज्यादा स्टोर होता है वो स्टोर होता कहाँ है, तो ये होता है वो होता है पित्त की थैली में, या इसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। अब क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि ये जो पित्तरस है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्तरस होता है यकृत से, और पित्तरस वो जमा किसमें होता है, तो पित्तरस जमा होता है वो होता है पित्त की थैली में या गॉल ब्लैडर में। और अग्नाशय से निकलता है वो निकलता है अग्नाशय रस, यानी जिसको बोला जाता है पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से होते हैं, वो 3 एंजाइम होते हैं, लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। और अग्नाशय रस को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। और दोस्तों ये हो गए। और जेजुनम भाग में क्या होता है, हमारे भोजन का अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे भोजन का अवशोषण है वो कहाँ होता है, तो हमारे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत के जेजुनम भाग में। और ये हो गया। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, तो इनको एक बार यहीं से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। छोटी आंत के 3 प्रकार हो गए, कौन से हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और ड्यूडेनम जो अग्नाशय और यकृत है वो अपना रस या अपना
जूस है वो कहाँ जाकर आप छोड़ते हैं, वो जो होते हैं हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में। ड्यूडेनम भाग में वो क्या है, वहां लाकर छोड़ देते हैं। और अगला दोस्तों हमारा बड़ी आंत। तो बड़ी आंत इसी में बना लेते हैं, यहाँ से जुड़ी होती है हमारी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को एक बार यहीं से बना लेते हैं, ऐसे होगी बड़ी आंत। ये होगी हमारी बड़ी आंत। एक बार थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं। ये हो गई दोस्तों हमारी बड़ी आंत। और बड़ी आंत के भी फिर से 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, वो होते हैं, एक होता है सिक्कम, सिक्कम, और एक होता है कोलोन, सिक्कम, कोलोन, और एक होता है वो होता है रेक्टम, रेक्टम। यानी ये है जो हमारी बड़ी आंत के 3 प्रकार होते हैं। बड़ी छोटी आंत के कौन कौन से प्रकार होते हैं? छोटी आंत के प्रकार होते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 होते हैं छोटी आंत के प्रकार। और बड़ी आंत के प्रकार होते हैं, वो होते हैं, बड़ी आंत के होते हैं सिक्कम, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। सिक्कम यानी जो क्वेश्चन ये बन सकता है कि छोटी आंत से बड़ी आंत में जो भोजन प्रवेश करता है, तो सबसे पहले किसमें प्रवेश करता है? तो वो करता है सिक्कम में, सिक्कम में प्रवेश करता है। और हमारी जो पाई जाती है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ये पाई जाती है हमारे सिक्कम पार्ट में। सिक्कम पार्ट में जो हमारी अपेंडिक्स पाई जाती है, यानी अपेंडिक्स वो इनका पाचन करती है, वो करती है जैसे घास फूस वगैरह पहले जो लोग वगैरह खाते थे। तो अपेंडिक्स है वो क्या है, जो हमारे दुग्ध अंगों में आती है, यानी जो धीरे धीरे क्या है वो नष्ट होगी धीरे धीरे। अब कुछ लोगों में जब कभी कभी वो दर्द करती है तो उनको भी ऑपरेशन कराते हैं, वो निकलवा लेते हैं, पर जो मोस्ट ऑफ लोगों में ज्यादा नहीं होती। और ये सिक्कम भाग में पाई जाती है, वो पाई जाती है अपेंडिक्स। और कोलोन, कोलोन भाग में क्या होता है, हमारा जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण। अब दोस्तों हमारा ये पॉइंट ये बनता है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम के लिए आ जाता है कि हम जो हमारे शरीर में जल का अवशोषण है वो कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण होता है वो होता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के किस भाग में होता है? तो वो होता है कोलोन में। बड़ी आंत के कोलोन भाग में है वो जल का अवशोषण होता है। और अगला है हमारा वो है रेक्टम। रेक्टम, ये रेक्टम जुड़ा होता है हमारे गुद्दे से, रेक्टम जुड़ा होता है गुद्दे से। और गुद्दे के बाद भोजन क्या होता है हमारा बाहर आउट हो जाता है। तो दोस्तों आज है वो जो हमारा पाचन तंत्र का वो है टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। और पाचन तंत्र से कुछ एक बीमारियां भी होती है जो इनको एक बार देख लेते हैं। तो पाचन तंत्र से कुछ बीमारियां हैं तो इनको है जो देख लेते हैं। तो देखिए देख लेते हैं पाचन से होने वाले दोष। तो पाचन से होने वाले दोष के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों एक तो हो जाएगा हमारा जो हो जाती है एसिडिटी यानी अम्लता, एसिडिटी यानी जिसको बोला जाता है अम्लता। ये क्या होती है, जो हमारे आमाशय में है, आमाशय में जो एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो आमाशय में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारा आमाशय में क्या है जलन होने लगती है, जलन होने लगती है तो इसको बोला जाता है एसिडिटी। और एसिडिटी को कम करने के लिए वो हम लेते हैं एंजीओज का होल्ड वाइज, यानी यह है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या, इसको बोला जाता है प्रति अम्ल भी बोला जाता है, प्रति अम्ल यानी प्रति अम्ल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। यानी ये जो हमें क्या है जब एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एमजीओएस का होल्ड वाइज है वो काम आता है। दूसरा दोस्तों हमारा कब्ज, पहला हो गया एसिडिटी, दूसरा है कब्ज। तो कब्ज दोस्तों कब होती है? तो कब्ज होती है जब हमारी बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत में जो भोजन रुक जाता है, बड़ी आंत में भोजन का रुकना, बड़ी आंत में
बड़ी आंत में भोजन का रुकना, तो ये क्या कहलाता है, वो कहलाता है कब्ज। यानी जब हमारा भोजन है वो बड़ी आंत में रुक जाता है तो उसे कहा जाता है कब्ज। और एक और इसको ले लेते हैं जैसे उल्टी, तो उल्टी है हमें आमाशय से ही हो सकते हैं। यानी जो भोजन है आमाशय में कितने टाइम तक रुकता है, तो वो रुकता है 3 से 4 घंटे के लिए। तो हमें उल्टी है वो क्या है, आमाशय से ही हो सकती है। यानी उल्टी है वो आमाशय से हो सकती है जब भोजन आमाशय से आगे छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, तो हमें जो है ये उल्टी आने का कोई चांस नहीं होता है। और उल्टी किसका नियंत्रण करता है, वो करता है हमारा ब्रेन का मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा ये है हमारी उल्टी का है वो करता है नियंत्रण करता है। और ये दोस्तों हमारा पाचन तंत्र का टॉपिक पूरा हो गया। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और जो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे।